मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक इन योर सिविक्स क्लास। एंड मैं आशा करती हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे आप पढ़ भी रहे होंगे और आपने अपनी जो है प्रोजेक्ट फाइल भी आपने जमा कर दिया होगा। सो चिल्ड्रन, सबसे पहले हम, जैसा कि आपको पता ही है कि हम दिन की शुरुआत अगर हम गॉड के नेम या प्रेयर से करें तो हमारा दिन स्पेशल हो जाता है, कुछ खास हो जाता है, क्योंकि हमको पता है कि प्रेयर में बहुत ताकत होती है, दुआओं में बहुत असर होता है। So let's start the day with positive thought and graceful smile on your face and with a prayer. हम प्रार्थना से दिन की शुरुआत करते हैं। और बच्चों, it is said that मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, रास्ते भी ज़िद्दी हैं। मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, रास्ते भी ज़िद्दी हैं, देखते हैं कल क्या हो, हमारे हौसले भी ज़िद्दी हैं। तो आप इसी हौसले की ज़िद को बरकरार रखिए, कायम रखिएगा और इसी हौसले की ज़िद को आगे बढ़ाइए और अपना सारा एफर्ट जो है आप अपनी पढ़ाई पर दीजिए, अपने स्टडी को दीजिए और अपने करियर को बनाने में दीजिए। और इसी ये खूबसूरत सा जज्बा है, जो ये खूबसूरत सी जो ज़िद है, वो जो है अपनी लाइफ को बनाने में आप इसका जो है यूज़ कीजिए, इसको संभाल के रखिए। सो लेट्स स्टार्ट द डे विथ पॉजिटिव, सच ब्यूटीफुल पॉजिटिव थॉट। और हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, एज यू ऑल नो दैट वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर फ्रॉम सिविक्स पोर्शन। हमने नागरिक शास्त्र से जो है वो आपका पाठ जो है वो शुरू किया है। तो पाठ जो हमने शुरू किया है नागरिक शास्त्र, उस पाठ का आपका नाम है, उस शीर्षक का नाम है, उस लेसन का नाम आपका है सत्ता की साझेदारी, यानी पास शेयरिंग। हमने जो है, और पिछले लेक्चर में जो है हमने इस पार्ट को शुरू किया था बच्चों। तो एंड टुडे इन दिस लेक्चर आल्सो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। हम इस पार्ट को ही आगे बढ़ाएंगे और इस पार्ट को ही पढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम जो है वो उन पॉइंट्स को एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, जिसको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ताकि आप जो आगे पढ़िए, जो शीर्षक आप आगे पढ़ेंगे तो वो उसको आपको समझ में आएगा कि कनेक्टिविटी जो है वो आपको एक शीर्षक दूसरे शीर्षक से बनी रहेगी। सो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। हमने पिछले लेक्चर में बच्चों सबसे पहले तो हमने सत्ता की साझेदारी की डेफिनेशन पढ़ी थी और हमने इसकी परिभाषा पढ़ी थी कि सत्ता की साझेदारी है क्या, और हमने ये भी पढ़ा था कि सत्ता की साझेदारी आवश्यक क्यों है। हालांकि ये जो शीर्षक है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, ये तो एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही शीर्षक है। इसको हम अभी चर्चा करेंगे, इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। हमने बस शॉर्ट फॉर्म में इसको पढ़ा था कि सत्ता की साझेदारी जो है विभिन्न समूहों, लोगों और राजनीतिक दलों में जो है वो सत्ता बांटी जाती है। क्यों? क्योंकि ताकि सरकार जो है सुचारू और सुदृढ़ यानी मजबूत निर्णय ले सके, और ये जो निर्णय हो वो एक पुख्ता हो, मजबूत हो और कारगर हो। तो हमने ये पढ़ा था। हमने इन्हीं सत्ता की साझेदारी को अच्छे से समझने के लिए हमने जो है वो दो देशों के केस स्टडी हमने पढ़ी थी। पहला था आपका श्रीलंका, दूसरा था बेल्जियम। हमने श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक थी, वहाँ की जाति समूह, जाति बनावट के बारे में पढ़ा, यानी एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ा कि वहाँ कितने जाति समूह थे और उनके बीच सत्ता का बंटवारा किस तरीके से हुआ, और सरकार ने किस तरीके से है श्रीलंका में बहुसंख्यवाद का सामना किया, उससे उत्पन्न समस्याओं को किस तरीके से हैंडल किया, हमने पढ़ा था। और बेल्जियम में भी दूसरा केस स्टडी जो पढ़ा हमने दूसरे देश के बारे में, वो था बेल्जियम। इसके बारे में भी हमने पढ़ा कि यहाँ पर भी जातीय बनावट है, यहाँ पे विभिन्न समूह विद्यमान हैं और उनके बीच भी जो है सामंजस्य किस तरह स्थापित हुआ, और वहाँ की सरकार ने जो है वहाँ की विभिन्न असमानताओं से उत्पन्न समस्याओं को किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया। हमने ये सब चीजें जो है वो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, पढ़ा था बच्चों। आज के लेक्चर में इसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है मतलब हम जो अगला शीर्षक पढ़ेंगे वो है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, यानी सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, यानी ये पास शेयरिंग जो है वो क्यों इतनी ज्यादा एसेंशियल है, क्यों आवश्यक है। ये हम शीर्षक जो है वो पढ़ेंगे आज। जो आज का जो शीर्षक है वो है आपका कि सत्ता की साझेदारी जो है वो क्यों जरूरी है, यानी वाई पास शेयरिंग इज डिजायरेबल, वाई पास शेयरिंग इज नेसेसरी और एसेंशियल। ये क्यों जरूरी है बच्चों? अगर हम सत्ता की साझेदारी की बात करते हैं तो हमने डेफिनेशन के बारे में पढ़ाई कि सत्ता की साझेदारी है क्या। अब सत्ता की साझेदारी जरूरी है, इसके पक्ष में दो तर्क
हो सकते हैं, या दो तर्क मान के चलते हैं। पहला ये कि सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि विभिन्न समूहों के बीच जो टकराव होता है, यानी हम अगर सत्ता की जब भी हम लोकतंत्र की बात करते हैं, तो यहाँ लोकतंत्र की बात अगर हम कर रहे हैं तो लोकतंत्र का मतलब ये हुआ बच्चों कि जनता इसमें इन्वॉल्व है, जनता शासन व्यवस्था से जुड़ी है, और देश में रहने वाले विभिन्न समूह, विभिन्न जाति जो है वो शासन से रिलेटेड है, संबंधित है। तो यहाँ पर क्या है कि सत्ता का उसके पक्ष में दो तर्क दिए जा सकते हैं। पहला ये कि सत्ता का जो बंटवारा है वो ठीक है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि इसमें विभिन्न समूहों के बीच जो टकराव पैदा होता है वो सत्ता की साझेदारी से कम हो जाता है, या कह सकते हैं कि खत्म हो जाता है। और इसमें चूंकि जो है ये अक्सर ये सामाजिक जो टकराव होती है, जो विभिन्न समूहों के बीच जो सामाजिक टकराव पैदा होता है बच्चों, वो आगे चल के जो है वो एक हिंसात्मक या विवादास्पद स्थिति पैदा कर सकता है। यानी एक जो है ये टकराव जो है आगे चल के युद्ध की शक्ल में जो है युद्ध के रूप में परिवर्तित हो सकता है, या किसी गृहयुद्ध में परिवर्तित हो सकता है, जैसे कि श्रीलंका में हुआ था। तो इस तरह की जो स्थिति जो है वो हमारे बीच, इस तरह का जो संकट है वो सत्ता के बंटवारे से जो है वो कम हो जाता है। और अगला ये है बच्चों कि सत्ता की साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था के लिए भी जरूरी है, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक दल जो है बच्चों वो सत्ता के से रिलेटेड होते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल जो है वो समूह जो होते हैं वो शासन से संबंधित होते हैं, उनकी भागीदारी होती है। और अगर सत्ता का बंटवारा नहीं होगा तो एक समूह को जो है वो ज्यादा भागीदारी मिलेगी और दूसरे समूह को कम भागीदारी मिलेगी, जैसा कि हमने श्रीलंका में देखा। तो इस तरह की व्यवस्थाएं, इस तरह की स्थिति जो है वो कम हो जाती है। दूसरी ये कि बहुसंख्यवाद, जैसे कि श्रीलंका में बहुसंख्यवाद था बच्चों, सिंघलियों का जो बहुसंख्यवाद था बच्चों, वो जो है कहीं ना कहीं तमिल पर भारी पड़ गया, और तमिलाई जो लोग थे उनके अधिकारों की अनदेखी होने लगी, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों का उनका हनन होने लगा था। तो सत्ता की साझेदारी से बच्चों इस तरह की चीजें नहीं होती, कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। यानी जो बहुसंख्यवाद होता है कभी कभी जो है वो अल्पसंख्यक पे जो है वो को दमन करता है, दमन करने की कोशिश करता है, उसको दबाने की कोशिश करता है, या उस पर भारी पड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, और ये समाज के लिए और देश की एकता के लिए जो है ये कहीं ना कहीं ये इस तरह की स्थिति जो है वो खतरा जो है वो बन जाती है, जैसा कि श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका में दोनों समूहों में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाया और गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई, और लोग बहुत ज्यादा जो है वो संकट में आ गए, और वहाँ की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, सामाजिक स्थिति जो है वो बिगड़ गई, लोग बेघर हो गए थे, जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। अब यहाँ पे है कि अगर बहुसंख्यकों का आतंक जो है केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही घातक नहीं होता है, बल्कि पूरे देश, पूरे समाज, पूरे देश के लिए घातक हो जाता है। तो सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, और सत्ता की साझेदारी होने से ये सारी स्थितियां जो है बच्चों वो कम हो जाती हैं या नहीं होती हैं, जैसा कि बेल्जियम में हुआ। अब अगर हम सत्ता का, और एक चीज और भी है कि हम कह सकते हैं एक पक्ष और है, ये तो एक पक्ष था, दूसरा पक्ष ये है कि सत्ता की साझेदारी, ये सत्ता का जो बंटवारा है वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए बिल्कुल ठीक है। इस पक्ष में हम एक बात कह सकते हैं जो बहुत ही गहरी है, वो ये है कि सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की जो है वो आत्मा है। यानी जो पावर शेयरिंग है, जो ये सत्ता की जो साझेदारी है वो लोकतंत्र की जो है वो दरअसल आत्मा है। और इसका मतलब ये होता है कि जो लोग हैं वो इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत जुड़े होते हैं। तो जो समाज के विभिन्न समूह हैं बच्चों, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, वो उनको बराबर की भागीदारी मिलती है, बराबर की हिस्सेदारी मिलती है, और वो शासन व्यवस्था से बराबर से जुड़े रहते हैं। तो किसी भी समूह में टकराव की स्थिति पैदा ही नहीं होती है। तो कोई भी समूह जो है वो आपस में, दो समूह चाहे तीन समूह, या आप कह, अथवा चाहे आप एक से ज्यादा समूह हो या दो से ज्यादा समूह हो, जाति समूह हो या उनके, वो किसी भी तरीके से आपस में उनका तनाव या टकराव जैसी स्थिति पैदा ही नहीं होगी, क्योंकि उनको भी सत्ता मिली है। हर समूह को बराबर की जो है वो बंटवारा हुआ सत्ता का। तो यहाँ पे सामंजस्य स्थापित हो जाता है। अब यहाँ पे है
अब ये जो दो तर्कों के बारे में हमने विषय जो बात की पहले बच्चों, ये दो तर्क हमने रखा, सत्ता का बंटवारा जरूरी है, इस पक्ष में हमने दो तर्क के बारे में भी बताया। तो बच्चों जो दो तर्क हमने जो है भी बताया आपको, दो तर्क हमने अभी हमने चर्चा की। तो दो तर्क में बच्चों जो पहला तर्क है उसको हम युक्ति परक कह सकते हैं, जिसमें हमने अभी आपको बताया कि सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि सत्ता के बीच जो है वो विभिन्न समयों में आपस में टकराव जो है उसकी स्थिति कम हो जाती है और कभी कभी वो सामाजिक हिंसात्मक विवादास्मक हो जाता है ऐसा टकराव। तो ये आपका युक्ति परक जो है वो तर्क है। और दूसरा जो पक्ष हमने आपको बताया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इसमें ये होता है कि ये बहुत गहरी, क्योंकि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र व्यवस्थाओं की असल में आत्मा होती है। तो इसको जो समझाया, ये तर्क जो आप कह सकते हैं वो नैतिक तर्क है, जिसको इंग्लिश में हम युक्ति परक को प्रूडिशियल कह सकते हैं, दूसरे को हम कह सकते हैं आपको मॉरल। यानी आप एक तो प्रूडिशियल है आपका, दूसरा आपका जो रीजन जो हो सकता है वो है आपका कि मॉरल रीजन यानी नैतिक तर्क। दूसरा आप पहला युक्ति परक, दूसरा है आपका नैतिक तर्क। जो युक्ति परक तर्क होता है बच्चों, उसको अब युक्ति परक तर्क है क्या, यानी युक्ति परक तर्क जो है बच्चों वो है आपका हानि लाभ का बिना हिसाब किताब लगाए, यानी कह सकते हैं कि नॉट बिना, यानी जो हानि का और लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर किया गया फैसला जो है वो युक्ति परक कहलाता है। यानी लोकतंत्र यानी राज्य के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए और देश के लिए क्या लाभ है, क्या लाभप्रद है, क्या लाभदायक है, क्या हानिकारक है, इस तरह चीजों को सावधानी पूर्वक जो है इसका हानि और लाभ का हिसाब बनाकर तब जो फैसला लेते हैं उसको हम युक्ति परक तर्क कह सकते हैं। और नैतिक तर्क जस्ट इसका उल्टा ही होता है, यानी उल्टा कहने का मतलब है उसमें हम बहुत ज्यादा हिसाब किताब नहीं लगाते हैं और फैसला जो है कभी कभी परिस्थिति के अनुसार भी हम जो है वो सरकार फैसला ले लेती है। तो उसमें कभी कभी हानि और लाभ का जो है वो विचार नहीं होता है। नैतिक तर्क में मॉरल ग्राउंड पे यानी नैतिकता के आधार पे जो है वो फैसला लिया जाता है। और ये जो नैतिक तर्क है बच्चों वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा मूल्यवान होता है और बहुत ही ज्यादा जो है महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में कैसी भी परिस्थिति कभी भी उत्पन्न हो जाती है, इमरजेंसी या तत्कालीन परिस्थितियां जो होती हैं बच्चों कभी भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो सरकार जो है कभी कभी, या हम कह सकते हैं कि अक्सर सरकार ऐसे फैसले जो है वो परिस्थिति के अनुसार ही जो है वो ले लेती है और जो है वो कारगर भी होता है फैसला। लेकिन ये फैसला एकदम से नहीं लेते हैं बच्चों, इसमें बहुत सारे लोगों का जो है वो तर्क वितर्क होता है, क्योंकि सत्ता की साझेदारी में तो सभी लोग भागीदारी होते हैं, यानी ये गणतंत्र ये है, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। तो ये वो भी फैसला जो है अगर बिना हिसाब किताब लगाए हुए, अगर बिना लाभ बिना हानि के सोचकर भी अगर फैसला सरकार लेती है बच्चों, तो वो भी एक सुदृढ़ फैसला लेगी, क्योंकि वो भी सभी के राय और सभी के ओपिनियन, सभी की सहमति के अनुसार वो फैसला होगा। तो ये तो बच्चों आपका होगा युक्तिपरक तर्क और ये नैतिक तर्क। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अगला आपका शीर्षक जो है वो है कि सत्ता की साझेदारी के कितने रूप हैं, यानी सत्ता की साझेदारी जो है वो उसके क्या फॉर्म्स हैं, क्या उसके जो है वो आपके फॉर्म्स है, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी सत्ता की साझेदारी के रूप। तो बच्चों ये आपका है। अब इसको हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा जो है नहीं किया जा सकता था, इस धारणा के विरुद्ध जो है, पहले जब बात हम कर रहे हैं, ये पहले की बात है कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इस धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का जो विचार है वो सामने आया था। यानी पहले जब देश जो आजाद हुआ तब हमारे सामने समक्ष एक प्रश्न था कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा कैसे किया जा सकता है। जब ये प्रश्न आया तब जाके हमारे समक्ष ये इशू आया कि सत्ता का बंटवारा तो किया जा सकता है, इसका विचार तब जाके हमारे सामने आया। कैसे आया कि लंबे समय तक बच्चों यही मानता चली आ रही थी, यही लोग मानते चले आ रहे थे कि सरकार की सारी शक्तियां जो हैं एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के समूह के हाथ में ही रहनी चाहिए। यानी जो ये सत्ता के बंटवारे के विचार से पहले बच्चों ये माना जाता था कि जो सत्ता की जो शक्ति है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो, जैसा कि अभी हमने राजतंत्र के बारे में पढ़ा, या राजतंत्र के बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा था
लुईस 16 जैसे किसी एक व्यक्ति के हाथों में निहित हो या किसी स्थान पे किसी खास समूह के हाथ में सारी शक्तियां जो है वो निहित हो, यानी उसमें विभिन्न समूहों का कोई भागीदारी ना हो, किसी एक व्यक्ति जो है वो शासन चला रहा हो। ये पहले मान्यता थी, ये लोग मानते चले आ रहे थे। हालांकि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके बाद भी जो है वो आपके गणतंत्रीय रिपब्लिक हुआ फ्रांस, लेकिन उसमें संवैधानिक जो है वो राजतंत्र स्थापित हुआ था, यानी संविधान फ्रांस का बना और उसके बाद जो है बच्चों वो राजतंत्र स्थापित हुआ, जिसमें राजा तो था ही लेकिन राजा को शक्तियां संवैधानिक तौर से या तरीके से मिल रही थी। तो ये इससे पहले जो ये सारी मान्यता चली आई थी कि किसी एक व्यक्ति के तहत जो है हाथों में जो है सरकार की शक्तियां, सत्ता की शक्ति जो है वो होनी चाहिए। और इसमें क्या होता है कि अगर फैसले लेने की शक्ति, यानी ये माना जाता था पहले बच्चों कि अगर फैसले लेने की शक्ति अगर बिखर गई, यानी बहुत सारे लोग मिलकर फैसला ले रहे हैं, बहुत सारे लोग मिलकर ओपिनियन और अपने राय और विचार विमर्श दे रहे हैं किसी एक मुद्दे, किसी एक इश्यू पर, तो वो फैसला जो हैगा वो तुरंत फैसला तो हो नहीं पाएगा, उसमें डिले हो सकता है, विलंब हो सकता है, देरी हो सकती है। जो इस मान्यता के अनुसार यही था कि फैसला जो है वो तुरंत नहीं लिया जा सकेगा, उसमें देरी होगी। लेकिन बच्चों अगर यहाँ हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, एक अच्छे लोकतंत्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक अच्छे लोकतंत्र में ये है, ये तो जरूरी है और यही तत्व है, यही सत्य है एक अच्छे लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र में जनता जो है वो संबंधित होती है, जनता का जो है जनता का पार्टिसिपेशन होता है और इसमें लोग जो है वो स्व शासन व्यवस्थाओं जो है स्व शासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना जो है वो शासन चलाते हैं, यानी कहीं ना कहीं जनता जो है वो जनता जनार्दन होती है और वो सरकार का चयन करती है और वो सरकार को चलाती है, यानी सरकार जो है वो जनता द्वारा चयनित होती है। तो यहाँ एक ये लोकतंत्र की जो ये जो गुण है वो यहाँ पर सत्ता की साझेदारी आवश्यक हो जाती है, सत्ता की जो पावर शेयरिंग है, सत्ता की साझेदारी यहाँ आवश्यक है, जरूरी हो जाती है, यहाँ पे उसका फॉर्म जरूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र की बात हो रही है। और बच्चों अब ये क्या है, एक अच्छे लोकतंत्र शासन में समाज के विभिन्न समूह, विभिन्न वर्गों के लोग जो है वो उनको बराबर का सम्मान दिया जाता है, बराबर की भागीदारी दी जाती है, वो बराबर से जो है वो शासन में जो है वो भागीदारी करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं और सारे समूहों को एक बराबर इक्वल जो है वो एक तरह से उनका सम्मान किया जाता है, उनको जो है वो एक नज़र से देखा जाता है। तो ये सब लोकतंत्र की खासियत है। तो यहाँ पे सत्ता की बंटवारे की वजह से ये सारी चीजें लोकतंत्र में जो है सुचारू रूप से चलती है और फैसला जो होता है वो भले ही विलंब से हो, भले ही देर से हो, लेकिन देर से होता है फैसला, लेकिन वो बहुत ही पुख्ता, मजबूत और सुचारू रूप से होता है। तो ये आपका है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बच्चों कि अब आधुनिक लोकतंत्र में या कह सकते हैं कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता के बंटवारे के बहुत से रूप हो सकते हैं, बहुत से उसके स्वरूप हो सकते हैं। अब कुछ उदाहरण में हम बात करते हैं, कुछ उदाहरणों को लेकर हम जो है अभी हम आपको कुछ उदाहरण के बारे में हम आपको समझाएंगे। सत्ता का जो पहला स्वरूप है, उसका पहला उदाहरण जो स्वरूप का जो पहला उदाहरण है वो हम कह सकते हैं कि शासन के विभिन्न अंग, जैसा कि हमने 9th क्लास में लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में पढ़ा था, यानी लोकतांत्रिक संस्थाएं लोकतांत्रिक में 3 संस्थाएं मेन होती हैं, वो आपकी है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये शासन के 3 विभिन्न अंग हैं। कौन कौन से हैं आपके? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी इन तीनों संस्थाओं के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। यानी विधायिका मानिए आपका लेजिस्लेचर जो कि लॉ मेकिंग बॉडी है, जो कानून बनाती है, और आपका एग्जीक्यूटिव यानी आपका जो है विधायिका जो कि इम्प्लीमेंट करती है उस लॉज को कारगर करती है, और आपकी न्यायपालिका यानी जुडिशरी यानी न्याय व्यवस्था देखती है। तो शक्ति के ये शासन का जो ये विभिन्न अंग है, ये 3 संस्थाएं, इनके बीच सत्ता का बंटवारा होता है और इससे इस तरह के बंटवारे को, इन संस्थाओं के बीच जो बंटवारा हो रहा है, सत्ता का बंटवारा, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो सत्ता का बंटवारा होता है, उसको हम क्षैतिक वितरण कहते हैं, यानी हॉरिजेंटल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्षैतिज वितरण।
कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उसको क्षैतिज वितरण, जो कि शासन के विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता के बंटवारे को हम क्षैतिज वितरण कहते हैं, क्योंकि इसमें सरकार के ये विभिन्न अंग हैं वो एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं, एक ही स्तर पर रहते हैं और अपनी अपनी शक्तियों का अलग अलग उपयोग जो है वो करते हैं। और ऐसे बंटवारे से ये बिल्कुल सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी अंग जो है, कोई भी एक अंग सत्ता का जो है वो असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। यानी ये तीनों जो व्यवस्थाएं हैं, संस्थाएं हैं बच्चों, वो अपने अपने स्तर पर रहकर जो है अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं और ये इनके उपयोग से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि कोई भी संस्था जो है वो सरकार की शक्तियों का या सत्ता की शक्तियों का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है बच्चों की इसमें जो तीनों संस्थाएं हैं अपने अपने स्तर पर जो कार्य करती है वो एक दूसरे पर अंकुश भी लगाती है, एक दूसरे पर नजर भी रखती है और ये ध्यान भी देती है कि कार्यपालिका क्या कर रहा है, विधायिका अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जुडिशरी न्याय व्यवस्था ठीक है कि नहीं है। तो इस तरह एक दूसरे पे जो है वो अंकुश भी लगाती है। और ये भी बात ये 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, ये लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा था बच्चों। और ये इसमें ये भी था कि जो ये जो न्यायपालिका होती है बच्चों, इसमें हमने पढ़ा था कि जो भी कार्यपालिका होती है या कार्यपालिका, बच्चों हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो कार्यपालिका है वो देश में सत्ता का उपयोग तो अवश्य करती है, परंतु वो जो है वो आपका वह संसद के अधीन लेकिन कार्य करती है। ये हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि जो कार्यपालिका होती है बच्चों वो सत्ता का उपयोग तो करती है लेकिन वो संसद के अधीन कार्य करती है। और जो विधायिका होती है, जो आपके जो न्यायपालिका की जो नियुक्ति जो होती है वो कार्यपालिका करती है। ये हमने पढ़ा था बच्चों, ये हम जानते हैं कि न्यायपालिका की नियुक्ति जो होती है वो कार्यपालिका करती है। परंतु ये था कि न्यायपालिका ही न्यायपालिका जो होती है, जुडिशरी जो होती है बच्चों, न्यायपालिका जो होती है वो कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा जो बनाए गए कानून पर वो अंकुश रखती है, यानी उस पर नजर रखती है। ये न्यायपालिका जो भी कानून लॉज जो है वो विधायिका या कार्यपालिका बनाते हैं, विधायिका बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, उस पर अंकुश न्यायपालिका ही करती है। तो इस प्रकार सत्ता का जो बंटवारा है बच्चों ये शासन के विभिन्न अंगों के बीच में होता है। कि ये आपका पहला स्वरूप था। दूसरा आपका है बच्चों इस तरह की व्यवस्था को हम नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं, जिसमें तीनों विभिन्न अंग जो है वो बराबर अपने अपने स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था को हम नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। दूसरा आपका स्वरूप था कि जो है सत्ता का बंटवारा, यानी सरकार के बीच जो है सत्ता का बंटवारा जो है विभिन्न स्तरों पर बांटा जा सकता है। यानी कह सकते हैं सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है। जैसे कि पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और देश में प्रांतीय क्षेत्रीय सरकार भी स्थापित हो। यानी अगर हम कहें कि पूरे देश के लिए एक सरकार बने जिसको हम केंद्रीय संघ सरकार कहते हैं, जिसको हम केंद्रीय सरकार कहते हैं और संघीय सरकार कहते हैं या कह सकते हैं। जैसे आपका है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी इसमें होता है कि आपका हर 5 साल बाद जो है लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो ये पूरे एक ये सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक ये सरकार है। दूसरा कि देश में तरह तरह के प्रांत और क्षेत्र होते हैं, राज्य होते हैं। जैसे कि हमारे देश में है कि तरह तरह के हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे प्रांत क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनकी अपनी अलग सरकारें हैं। तो एक सरकार तो हो गई केंद्र सरकार, जिसको हम केंद्र सरकार या संघीय सरकार कहते हैं, जो पूरी एक केंद्र सरकार होती है, पूरे देश की एक सरकार होती है। दूसरी सरकार को हम कह सकते हैं प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार, जो कि किसी एक स्टेट की सरकार होती है, जैसे कि यूपी सरकार, जैसे कि महाराष्ट्र सरकार, जैसे कि आंध्र प्रदेश की सरकार, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर की सरकार, जैसे कि गुजरात की सरकार, जैसे कि बंगाल की सरकार, वेस्ट बंगाल की सरकार। तो ये स्टेट यानी राज्य सरकार, ये 2 इस तरह की सरकारें हो गई। यहाँ पे सत्ता का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में भी होता है। तो आपके यानी सरकार के विभिन्न स्तरों पर भी सत्ता का बंटवारा होता है, जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम ये कहते हैं, ऐसे बहुत से देश हैं जो प्रांतीय क्षेत्रीय सरकार है, लेकिन हमारे देश की जो है लेकिन जिन देशों में ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं वो उसमें संविधान में बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसके संविधान में लिखा होता है कि सत्ता का बंटवारा जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच होगा।
यानी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा जो है वो सुनिश्चित होता है, जहां पे हमारे देश जैसी स्थिति हो। अगर जिस देश में अगर हम बात करें बेल्जियम में, तो अगर हम बेल्जियम अगर उदाहरण, बहुत ही अच्छा उदाहरण हमने अभी पढ़ा, बेल्जियम में तो यही काम हुआ, यानी बेल्जियम में भी सत्ता का बंटवारा हुआ। वहां भी जो है सरकारें बनी, बहुत सारे विभिन्न समूह थे वहां पे, जैसे कि डच और फ्रेंच थे। दोनों समूहों में जो है सामंजस्य स्थापित हुआ और वहां दोनों समूहों में सत्ता के बंटवारे में बराबर की भागीदारी हुई और वहां पे भी सरकार बनी, एक केंद्र सरकार बनी, वहां सामुदायिक सरकार भी बनी, वहां क्षेत्रीय सरकार भी बनी, कम्युनिटी सरकार भी बनी। तो वहां पे राज्य सरकार भी हुआ और सामुदायिक सरकार भी बनी और केंद्र सरकार भी बनी, यानी उस सत्ता का बंटवारा इन तीन सरकार के 3 स्तरों में बंट गया। लेकिन श्रीलंका में ऐसी स्थिति नहीं हुई। यहाँ पे श्रीलंका में जो है कोई भी ऐसी स्थिति नहीं हुई, वहां पे बंटवारा नहीं हुआ, इसलिए वहां पे सत्ता का बंटवारा जो है हो नहीं पाया और वहां पे गृह युद्ध जैसी स्थिति जो है वो पैदा हो गई। अब यहाँ अगर हम बात करें और फिर इसके नीचे अगर हम आते हैं, ये तो आपका यहाँ गया, अब नीचे अगर आते हैं तो ग्राम पंचायत भी है, नगर पालिका भी है। तो यहाँ पर अब नगर पालिका और पंचायत ऐसी ही इकाइयां हैं जो थोड़े से जो है वो राज्य सरकारों के नीचे स्तर पे अगर इकाइयों की बात करें तो वो है नगर पालिका और ग्राम पंचायत। तो नगर पालिका और ग्राम पंचायत के बीच में भी सत्ता का बंटवारा होता है। तो बच्चों, ये सरकार के विभिन्न स्तरों में भी सत्ता का बंटवारा होता है। अब आपका तीसरा जो स्वरूप है वो है सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में भी सत्ता का बंटवारा किया जाता है। अगला आपका है वो है कि सत्ता का जो बंटवारा है वो समाज या देश के विभिन्न सामाजिक समूहों या भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच में भी बांटा जा सकता है। जैसे कि बेल्जियम में इसका उदाहरण अच्छा था कि जैसे कि बेल्जियम में था आपका कि उसमें केंद्र सरकार तो थी ही, साथ में सामुदायिक सरकार भी थी, बनाई गई थी, जो कि अपने समुदाय के लोगों के बारे में, हितों के बारे में वो सोच रहे थे, साथ साथ समाज के हितों के बारे में भी वो सोच रहे थे। तो यहाँ पे सत्ता का बंटवारा केंद्र सरकार और सामुदायिक सरकार के बीच में बट गया। कभी कभी महिला, इसमें कभी कभी अल्पसंख्यकों की बात होती है, बहुसंख्यकों की बात भी हो जाती है, इसमें बंटवारा होता है। जैसे कह सकते हैं कि सामाजिक रूप से जो कमजोर होते हैं, जैसे महिलाएं हैं या जो अल्पसंख्यक हैं, उनके बीच भी उनकी भागीदारी भी सत्ता में होती है, तो उनके बीच में भी शक्तियों का बंटवारा होता है। तो इस तरीके से जो है ये आपका जो अगला है, तीसरा जो है वो है कि समाज जो सत्ता का बंटवारा विभिन्न समाज के यानी विभिन्न सामाजिक वर्गों, समूहों या भाषाई संबंधित या धार्मिक समूह के बीच में भी होता है। अगला आपका है बच्चों कि सत्ता का जो बंटवारा है बच्चों, वो इसका हम एक अलग रूप भी दे सकते हैं। वो है आपका एक अलग रूप है, प्रकार है जिसका दबाव समूह कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल राजनीतिक दलों का दबाव समूह, यानी राजनीतिक दलों और दबाव समूह द्वारा सत्ता का विभाजन। यानी आपका अगला यानी लास्ट जो स्वरूप है वो यही है, रूप ये है सत्ता का बंटवारे का। अगला या लास्ट स्वरूप आपका है राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। ये आपका लास्ट है। इसमें क्या होता है, कभी कभी ये होता है आपका बच्चों कि हम कभी कभी सत्ता इसमें दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रण करने के तरीके पर भी हम गौर करते हैं। कभी कभी इसमें होता है कि जैसे कि इसमें क्या होता है कि आपके पॉलिटिकल, अगर हम लोकतांत्रिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ राजनीतिक दल जो होते हैं वो दबाव, इनके राजनीतिक दलों का दबाव होता है और कुछ दबाव समूह होते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगी दबाव समूह क्या है। पहले बात करते हैं राजनीतिक दलों की। लोकतंत्र में बच्चों चुनाव का विकल्प हमारे सामने होता है, यानी जब चुनाव आता है तो विभिन्न पार्टियां जो हैं वो चुनाव लड़ने के लिए जो है वो खड़ी हो जाती हैं और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज यानी तरह तरह की यानी कई राजनीतिक दल जो हैं वो आपस में प्रतिस्पर्धा करती है, यानी कंपटीशन करती है, एक दूसरे से चुनाव लड़ती हैं। ये लोकतांत्रिक की जो है व्यवस्था का एक स्वरूप है। तो ये एक गुण है ये। तो इसमें विकल्प है हमारे सामने, तो विभिन्न राजनीतिक दल जो है वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हैं और कंपटीशन करती हैं और चुनाव लड़ती हैं और चुनाव लड़के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भागीदारी बनती है उनकी। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत समय समय पर टाइम टू टाइम जो है समय समय पर जो है सरकारें बदलती रहती हैं और विभिन्न पार्टियां, तरह तरह की पार्टियां यानी विभिन्न पार्टियों के हाथों में सरकारें बनती रहती हैं। कभी सरकार, आपने देखा हमारे देश की ही बात कर लें, कभी कांग्रेस की सरकार, तो कभी जनता दल की सरकार, तो कभी बीजेपी सरकार। तो समय के अनुसार जो है पार्टियों के हाथों में जो है वो सरकारें आती रहती हैं और सरकारें
बनती रहती हैं, ये समाअवधि के अनुसार चलता रहता है। और यहाँ पे अब हम बात करते हैं दबाव समूह की बात करें तो ऐसा कहते हैं कि लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान, मजदूर और व्यापारी और ऐसे बहुत सारे जो संगठित समूह होते हैं, सामाजिक समूह हैं बच्चों, इनका भी दबाव जो है वो शासन व्यवस्था पर होता है, इनकी भी भागीदारी होती है। तो ये अपने हितों के लिए जो है वो सरकार पे दबाव बनाते हैं और ये अपने हितों की जो है मांग करते हैं, अपने हितों के लिए जो है मांग करते हैं, सरकार पे दबाव बनाते हैं और इनकी कहीं ना कहीं जो है वो लोकतंत्र में भागीदारी हो जाती है। तो ये है आपका जो है सत्ता के बंटवारे का, सत्ता की साझेदारी के रूप थे जो अभी हमने आपको पढ़ाया। बच्चों अब चैप्टर आपका जो है वो पार्ट है यहीं पे समाप्त हो जाता है और ये चैप्टर अब खत्म होता है। मैं आपको इसके क्वेश्चन जो है आपको पीडीएफ के थ्रू जो है अगले वीडियो में आपको मैं सेंड कर दूंगी, या इसी वीडियो के साथ जो है मैं आपको इसके क्वेश्चन जो है वो सेंड कर दूंगी और आप जो है वो सिविक्स के पोर्शन में इसका क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर लिखिएगा। और फिर अगले चैप्टर में यानी अगले लेक्चर में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। So take care of yourself, your family. Goodbye.